नमस्कार, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। साथियों, आज की क्लास आपकी संख्या से होने वाली है, जो कि शब्द विचार आपका चल रहा है। वर्ण विचार पूरा हम पढ़ चुके हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। ठीक है, इसी के साथ इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं रेगुलर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, बिल्कुल किसी शब्द को रटने पर आधारित बात नहीं करेंगे। ठीक है, और जो पिछली क्लास आपकी हुई थी उसमें अंत की क्लास में हम बात कर रहे थे विकारी और अविकारी। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में। ठीक है, विकारी शब्द और एक है अविकारी। मैंने जैसा कि आपको बताया था, विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील या परिवर्तन होने वाला। ठीक है, परिवर्तन होने वाले शब्द। ठीक है, विकारी यानी परिवर्तन होने वाले, अविकारी यानी वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। और अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। अब ये जो साथियों परिवर्तन होता है, ये किस आधार पे होता है? ठीक है, तो ये इस आधार पे होता है। ठीक है, किस आधार पे? काल, कारक, वचन और लिंग के आधार पर, जो कि पिछली क्लास में हम विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा आप कि जो विकारी शब्द होते हैं यानी वे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, वो किस आधार पर होता है? काल के आधार पर। ठीक है, जैसे कि वर्तमान काल है, भविष्य काल है, तो इस आधार पर, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मैं चलूँगा, मैं चलता था, तो ये काल के आधार पर उसमें क्या हुआ? शब्द में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार कारक के आधार पर, एक वचन बहुवचन के वचन के आधार पर, फिर लिंग के आधार पर, जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के आधार पर, मतलब शब्दों में परिवर्तन होते हैं। और वे शब्द कौन से हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जिनमें विकार उत्पन्न होता है? तो वे शब्द साथियों याद रखिएगा, वे हैं क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। ये शब्द वे शब्द हैं जो कि इन चार अंगों के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है। क्रिया, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, इन शब्दों में इस आधार पर परिवर्तन होता है। काल, कारक और वचन और लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है। अब अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में कौन से शब्द आते हैं? चलिए, इसमें आता है, पहला है आपका क्रिया विशेषण। अब विशेषण क्या होता है साथियों, ये आपको पता होगा कि विशेषता बताना। ठीक है, तो जैसे कि क्रिया विशेषण क्या हुआ? वह तेज चल रहा है। तो तेज क्या है? यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसे चल रहा है? तेज चल रहा है, तो वे क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद अव्यय शब्द और कौन से हैं? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द, ये भी अव्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये सारे शब्द हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द और समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक शब्द। ये ऐसे शब्द हैं साथियों, ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनके पीछे हम अव्यय भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इन चार आधार पर इन पे परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्रिया, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन होता है, यानी विकार उत्पन्न होता है। वे होते हैं विकारी और अविकारी शब्द। अब आप आसानी से, आशा करता हूँ, पहचान कर लेंगे कि कौन सा शब्द विकारी है और कौन सा अविकारी है। जैसे कि अविकारी में कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। किसी का नाम है, ठीक है, तो वह भी परिवर्तन जैसे कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने लिखा राम, क्या इसका बहुवचन हो सकता है? नहीं। इसको स्त्रीलिंग बनाया जा सकता? नहीं। ठीक है, यानी लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। कारक के आधार पर परिवर्तन भी यहाँ पे इस शब्द में हो सकता है। कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में एक लिखा था कि राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो कर्ता कौन है? राम है। ठीक है, कर्ता राम है, और फिर है श्याम ने राम को पत्र का जवाब दिया, तो श्याम फिर यहाँ पे कर्ता हो गया है। तो ये परिवर्तन किस आधार पर हुआ? कारक के आधार पर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये शब्द, इसमें तो परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा विकारी शब्द हो गया? जैसे कि मैंने, अब साथियों संज्ञा क्या है सबको लगभग पता है, लेकिन मैं कुछ आज आपको अलग बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करिए अपने साथियों को, ताकि उनको भी
क्लास का लाभ उठे, तभी आपको मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब संज्ञा। अब यहाँ पे एक शब्द देख रहे हो आप, ज्ञ। इसकी क्या कहानी है? ये साथियों किस प्रकार से बना है? एनसीईआरटी के आधार पर यह ग प्लस य से बना, ज्ञ। एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है, इस आधार पर इसका सही उच्चारण य है। क्या है? य है। लेकिन हमारी हिंदी वर्णमाला में इसका जो प्रचलन रूप हो गया वो क्या हो गया, क्या माना जाता है साथियों? तो ये माना जाता है, क्या? ये वाला प्रचलन रूप हो गया है। लेकिन एनसीईआरटी ये वाली मानती है, लेकिन ये भी इसका सही विभाजन है। ठीक है, लेकिन लोक प्रचलन की वजह से ग इसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन इसका सही उच्चारण जो है वो ज होता है। क्या होता है? य होता है और ज भी होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो वास्तविक उच्चारण है वो ये है, ये इसका वास्तविक उच्चारण है। वास्तविक विच्छेद अगर आप करेंगे तो यही विच्छेद आपके सामने देखने को मिलेगा आपको, और यही प्रचलन में अभी चल रहा है। लेकिन एनसीईआरटी इसे मानती है। ठीक है, किसको? इसे मानती है। इस प्रकार के विवादित क्वेश्चन नहीं आते हैं। अधिकतर जो प्रश्न बनता है इसी पे बनता है। जो विभाजन इसका होता है, एक संयुक्त अक्षर है, इसको जब विच्छेद किया जाता है तो यही चीज़ निकल के सामने आती है। अब चलते हैं टॉपिक पर। तो साथियों, संज्ञा, व्हाट इज नाउन? ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस इन मटीरियल। तो साथियों इस प्रकार से आपको इसकी परिभाषा देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ अलग हम बात करेंगे आज कि संज्ञा मतलब क्या। संज्ञा मतलब सारे नाम। बिल्कुल एक ही लाइन में आपकी परिभाषा है। ब्रह्मांड के कोई वस्तु जीवित हो, निर्जीव हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, इन सभी का नाम ही संज्ञा है। इन सभी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। यानी कि साथियों कोई भी नाम हुआ, वो चाहे दृश्य हो, अदृश्य हो, ठीक है, वो जीवित हो या निर्जीव हो, उनका जो नाम है वही संज्ञा है। अब संज्ञा के भी कई सारे प्रकार दे दिए गए हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है। नेम इज नाउन। ठीक है, या आप इसकी परिभाषा क्या है साथियों? परि प्लस भाषा, यानी कि आसपास की भाषा। परि का मतलब होता है आसपास, यानी किसी शब्द के अर्थ को बताने वाली बात। ठीक है, संज्ञा शब्द के अर्थ को बताने वाली बात क्या होती है? परिभाषा होती है। ठीक है, इसको आप अपने अनुसार भी बना सकते हो। यानी कि साथियों ब्रह्मांड में समस्त, हम पृथ्वी की बात नहीं करते हैं, ब्रह्मांड में समस्त वे चीज़ें जिनका कोई नाम है। ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे जो हमें नहीं पता है, लेकिन वो संज्ञा है अपने आप में। ठीक है, जैसे कि भाव जो अदृश्य होते हैं, जैसे कोई भाव हैं वो अदृश्य होते हैं। उसके अलावा जो विभिन्न वस्तुएं वे दृश्य होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो संज्ञा के प्रकार, मूल प्रकार, क्वेश्चन अगर ऐसा बने कि संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं, अब इसमें बहुत सारे आपके जवाब आते हैं। संज्ञा के कोई प्रकार 2 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, तो कोई 3 बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये सभी सही हैं, 2 भी होते, 5 भी होते, 3 भी होते, लेकिन मुख्य रूप से प्रचलन रूप जो है वर्तमान में अभी 3 प्रकार है। और वो 3 प्रकार किस प्रकार से हो गए हैं वो अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि मूल प्रकार, संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं, तो मूल प्रकार 2 होते हैं साथियों। 2 कौन से होते हैं? ठीक है, एक होती है वास्तविक और एक होती है अवास्तविक, जिसे हम यथार्थवाचक कह सकते हैं। कौन सी संज्ञा? यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा, और एक होती है भाववाचक। अगर क्वेश्चन बनता है कि मूल प्रकार कितने होते हैं, मुख्य रूप से मूल प्रकार 2 ही होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब यथार्थवाचक में वे सारे प्रकार आ गए हैं। ठीक है, हम आगे लिखने का प्रयास करते हैं इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यथार्थवाचक में क्या क्या आता है? इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये सारी किस में आती है? यथार्थवाचक। यथार्थ मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। ठीक है, इसको हम आगे लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो मूल प्रकार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं, तो 2 ही होते हैं। 2 कौन से होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और वाचक शब्द का मतलब होता है बताने वाला, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, ठीक है। तो साथियों अब यथार्थवाचक मतलब जो वास्तविक हो, जैसे कि मैंने बताया अभी, जो कि वास्तविक हैं वह यथार्थ, जिसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वह यथार्थ हैं। और भाववाचक में क्या हो रहा है, जो कि अदृश्य हैं, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अदृश्य। भाववाचक जो संज्ञा नाम होते हैं वो अदृश्य होते हैं, और यथार्थवाचक क्या होते हैं, दृश्य होते हैं, जिनको देखा जा सकता है। व्यक्ति को देखा जा सकता है, जाति किसी समूह को देखा जा सकता है, द्रव्य यानी किसी पदार्थ को और समूह को हम देख सकते हैं, वे यथार्थवाचक है, वो भाववाचक है। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है तो आपका सही उत्तर होगा कि 2 होते हैं। और संज्ञा के जो प्रकार इससे पहले, जो वर्तमान स्वरूप है, इससे पहले संज्ञा के जो है 5 प्रकार माने जाते थे। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला प्रकार कौन सा माना जाता था, व्यक्तिवाचक। दूसरा माना जाता था जातिवाचक। तीसरा माना जाता था द्रव्यवाचक। चौथा माना जाता था समूहवाचक। और 5वां माना जाता था भाववाचक। ये 5 प्रकार संज्ञा के बताए गए थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक दोनों को जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित कर दिया गया है। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार, जनरली क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है जातिवाचक, यानी जाति को बताने वाला, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा ये प्रकार हो गया, दूसरा आपका पहला व्यक्तिवाचक था, ठीक है, पहले नंबर पे व्यक्तिवाचक लिख लेते हैं, व्यक्तिवाचक। दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा ये वाला प्रकार जातिवाचक हो गया, जिसमें द्रव्यवाचक समूहवाचक को सम्मिलित कर दिया गया है, जातिवाचक। और आपका जो अगला प्रकार है वो भाववाचक है, वो भाववाचक, यानी भाव के नाम, भावों के नाम जो अदृश्य हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको हम छू नहीं सकते, वो भाववाचक हो गया। यानी संज्ञा के कितने प्रकार, अगर क्वेश्चन बनता है संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इससे पहले का स्वरूप जो है वो 5 था। और मूल पूछा जाए संज्ञा के मूल प्रकार कितने हैं, तो 2 आपका सही उत्तर होगा। कौन कौन से होंगे, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गया था संज्ञा के प्रकार। मुख्य रूप से आगे और भी समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के, हमें केवल कॉन्सेप्ट को समझना, हमें शब्द को नहीं रटना। शब्द तो हजारों हैं, लाखों शब्द हैं, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, शब्द की हम पहचान कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलते हैं अपन इनके कॉन्सेप्ट पर। व्यक्तिवाचक, अब इसमें कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जिनके नाम निश्चित हो, यानी नाम निश्चित हो, यानी निश्चितता का बोध होता है। और साथियों इसमें अधिकतर जो आपको शब्द उदाहरण मिलेंगे वो एक वचन में होंगे। किस में होंगे, एक वचन में, यानी जो एक वचन में होंगे, ठीक है, अधिकतर व्यक्तिवाचक में आएंगे, यानी प्रॉपर नाम होता है, निश्चित नाम होता है, ठीक है, वो एक वचन में आते हैं। उसके बाद वे शब्द जो बहुवचन का आभास कराते हैं, जिनका बहुवचन हो सके। अब ऐसे शब्द जिनका बहुवचन हो सकता है वह व्यक्तिवाचक में भी आएगा। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, तो पुस्तक का पुस्तकें हो गया, तो पुस्तक शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक है और पुस्तकें शब्द जातिवाचक है, यानी समूह का बोध करा रहा है, ठीक है, यानी बहुवचन में जो आने वाले समूह का बोध करा रहा है। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, मैं आगे आपको समझाने का और प्रयास करता हूँ। भाववाचक, यानी ये दोनों तो क्या है, दृश्य हैं। व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों दृश्य हैं और भाववाचक अदृश्य हैं, यानी भाव को देखा नहीं जा सकता। विभिन्न भावनाएं, जैसे कि अब जातिवाचक में साथियों किसी, इसके अंतर्गत 2 को सम्मिलित किया गया, जैसे कि हमने पहले बात की है। पदार्थवाचक और समूहवाचक दोनों को जातिवाचक में सम्मिलित किया। पदार्थवाचक और समूहवाचक का कोई उदाहरण दिखता है तो वे जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। समूहवाचक यानी किसी समूह का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। पदार्थ का, किसी मटेरियल का मामला है, किसी मटेरियल का बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। वो दोनों को इस जातिवाचक में सम्मिलित। व्यक्तिवाचक जिसमें प्रॉपर नाम हो, एक ही व्यक्ति का नाम हो,
ठीक है। वह यानी प्रॉपर नाउन जिसे हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक। अब इसमें जो नाम आते हैं वो जनरली हम रटते आ रहे हैं शुरू से, व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम, ठीक है। ये नाम इसमें आते हैं, किसमें? व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम आ रहे हैं। जैसे कोई एक स्थान है, जैसे कि हिमालय स्थान है। हिमालय क्या इसका बहुवचन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये हमेशा किस में रहते हैं? कहने का मतलब व्यक्तिवाचक जो आपको उदाहरण दिखेंगे वो सभी सिंगुलर में रहेंगे, यानी एक वचन में रहेंगे। जैसे कि कोई स्थान है, ताजमहल। अब ताजमहल ताजमहलों ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ताजमहल एक ही है। तो स्थान इनका बहुवचन नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई वस्तुएं हैं यानी कि जिनका बहुवचन हो गया है, समूह का बोध हो रहा है, तो फिर वो किस में आ जाएगा? वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, यानी जिनका बहुवचन हो सकता है। और जो बहुवचन हो, बहुवचन शब्द, ठीक है। जैसे कि इसके अंतर्गत और कौन से आ रहे हैं? समूह का बोध कराने वाले, समूह या संगठन का बोध कराने वाले, या कोई पदार्थ हो, पदार्थ का नाम हो, पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द, वे सभी शब्द भी जो है जातिवाचक के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पदार्थवाचक और समूहवाचक दोनों को जातिवाचक में सम्मिलित किया गया है। भाववाचक में भावनाएं, जैसे कि गुस्सा, गुस्सा एक भाव है, प्रेम एक भाव है, और भी आपको देखिए ईमानदारी, ईमानदारी एक भावना है। बुढ़ापा, बुढ़ापा को भी एक भाववाचक शब्द है, ध्यान रखिएगा। बुढ़ापा, बचपना, ये सारे शब्द, बचपन, ये बुढ़ापा और बचपन, ये शब्द भी क्या है? भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। करुणा है, दया है, उसके बाद है खुशी, खुशी शब्द है ना। करुणा, दया, खुशी, ये शब्द भी क्या है? ये सभी जवानी, बुढ़ापा, ये सारे जो है भाववाचक के अंतर्गत आने वाली संज्ञाएं होती हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझिए, शब्दों को रटने पे मत जाइए। मैंने बताया कि जिनको नहीं छू सकते, भाववाचक जो समूह का बोध करा रहे हैं, मटेरियल का बोध करा रहे हैं, वो जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक में अब प्रॉपर, निश्चित, इस शब्द को याद रखिएगा। अगर आप इसको भूल गए निश्चित, तो फिर आप यहाँ गड़बड़ कर दोगे। जातिवाचक में भी इसको निश्चितता को ले आए, वो निश्चित नाम, प्रॉपर नाम। जैसे कि ये क्या है? ये पेन है। अब पेन शब्द, पेन शब्द क्या है? जाति का बोध करा रहा है। पेन शब्द जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। सेलो का पेन है, तो ये प्रॉपर हो गया। जैसे कि सेलो का पेन है, सेलो का पेन है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है, प्रॉपर यानी निश्चित संज्ञा हो गई, ठीक है। ये की बात ये है। जैसे कि जवानी, जवानी शब्द हैं, कुर्बानी शब्द हैं, और शब्द आप देखेंगे मेहरबानी। अगर इनका बहुवचन किया जाए तो क्या होगा? जवानियां, क्या होगा? कुर्बानियां, क्या होगा? मेहरबानियां। चलिए, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। जब ये क्या है? भाववाचक। जब भाववाचक, लिखिए नोट करके कि जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होता है, बहुवचन किया जाता है, बहुवचन किया जाता है, तो वे क्या हो जाते हैं? तो वे साथियों भाववाचक क्या बन जाते हैं? जातिवाचक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जातिवाचक हो जाते हैं। मैंने कहने का मतलब क्या है साथियों? कि समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए उनको जातिवाचक के अंतर्गत रखा जा रहा है। सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा
कि जैसे पुस्तक है, अगर पुस्तक का नाम हो गया कि यह गणित की पुस्तक है, यह हिंदी की, ये इंग्लिश की पुस्तक है, तो वह प्रॉपर हो गया, यानी क्या हो गया, वह वास्तविक नाम हो गया, यानी कि एक निश्चित नाम हो गया, तो वह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक शब्द भी एक जातिवाचक शब्द है, जो कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट वाली बात हो गई, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। और यहाँ पे समझिए आप, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिनका बहुवचन हो सकता है, यानी पुस्तक का हम बहुवचन कर सकते हैं, पॉसिबल है, यानी वे शब्द जिनका बहुवचन करना पॉसिबल नहीं है वे सदैव व्यक्तिवाचक होगा, और जिनका हो सकता है बहुवचन वे क्या होगा, जातिवाचक। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक जातिवाचक होगा, पेन जातिवाचक, ठीक है, बुक, ये सारी चीज़ें जो है जातिवाचक के अंतर्गत आ गई हैं। तो साथियों ये कॉन्सेप्ट था आपका पूरा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिए, आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। संज्ञा का आज का टॉपिक ये आपका हो चुका है, और भी कोई डाउट और कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली क्लास में ज़रूर बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।